हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी सेंट। और आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप करेंट अफेयर्स। दोस्तों, करेंट अफेयर्स जो है आपके सभी परीक्षाओं के लिए जो बहुत ही उपयोगी है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हो और इसको जो है बराबर आप देखते रहें। तो दोस्तों, इसी कड़ी में जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, अगर आप पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और सभी लोग से निवेदन है कि लाइक जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों को जो है लाभ मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न पहला है कि ललित कला अकादमी, ठीक है, ललित कला अकादमी के नए अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये देखिए उत्तर है उत्तम पचहरने। ठीक है, उत्तम पचहरने को जो है ललित कला अकादमी का नया अध्यक्ष चुना गया है, यानी नियुक्त किया गया है। और देखिए, ललित कला अकादमी के जो अध्यक्ष हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है इनकी नियुक्ति किया है। ठीक है, अब देखिए ये अगले 3 साल तक जो है अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों ललित कला अकादमी का जो स्थापना हुआ था 5 अगस्त 1954 को हुआ था। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 है कि 17 मई को कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था। ठीक है, तो बी एस येदुरप्पा, उत्तर है बी एस येदुरप्पा। तो इन्होंने जो है ग्रहण किया है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि दोस्तों, ये इनका जो है ये तीसरे बार ये मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार नवंबर 2007 को जो है 7 दिनों के लिए ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, और दूसरी बार जो है 2008 में बने, लेकिन इन पर जो है भ्रष्टाचार का जो है आरोप लगा था, जिसकी वजह से जो है 31 जुलाई 2011 को इन्होंने जो इस्तीफा दे दिया था। बाद में इन्होंने जो है अपनी अलग पार्टी बना ली थी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी के टिकट पे जो ये सांसद भी थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था। और देखिए 17 मई को जो है कर्नाटक के राज्यपाल बाजू भाई बाला ने जो है इनको जो शपथ दिलाया है, शपथ ग्रहण कराया है। ठीक है, हालांकि दोस्तों इनके जो मुख्यमंत्री बनने के पीछे जो अगर इन्होंने जो ग्रहण किया है मुख्यमंत्री का पद, लेकिन जो वहाँ की और अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जैसे कि कांग्रेस और जेडीएस ने जो है इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया था, क्योंकि उनका कहना था कि राज्यपाल ने बहुत जल्दीबाजी में जो है उनको दिया है, जबकि उनके पास जो है बहुमत का जादुई आंकड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो देखना होगा कि जो इनको 15 दिन का समय दिया गया है 17 मई 2018 से लेकर अगले 15 दिन तक जो मौका मिला है, क्या ये अपना बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 है कर्नाटक के विधानसभा, ठीक है, विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती थी। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे अधिक जो सीटें जीतने वाले पार्टी है भाजपा ही है। ठीक है, तो भाजपा ने जो है 104 सीटें जीता है। अब देखिए, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आंकड़ा क्या है, क्योंकि प्रश्न कभी कभी कई तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा में जो है 222 सीट है, यानी 222 विधायक यहाँ से चुने जाने थे, जिसमें से 104 सीट जो है अकेले भाजपा ने लिया है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। हालांकि कांग्रेस का पिछला सरकार कांग्रेस का ही था, तो 78 सीट कांग्रेस ने जीता है। जेडीएस, ठीक है, जो एचडी देवेगौड़ा का जब पार्टी है, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो जेडीएस को 38 सीटें मिला है। तो दोस्तों इस लिहाज से जो है जाहिर सी बात है कि जो जादुई आंकड़ा है वो है 112 का। तो अगर 222 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत अगर साबित करना है तो 112 विधायक की जरूरत होगी। ठीक है, और देखिए कांग्रेस और जेडीएस के पास दो अन्य अन्य विधायक भी हैं जो शायद स्वतंत्र हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो उनको मिला देने से जो कांग्रेस और जेडीएस के 116 विधायक हो जाते हैं। ठीक है, 16 2 18 118 हो जाते हैं, और जादुई आंकड़ा 112 का है, जबकि जो भाजपा के पास 104 सीटें ही हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा भाजपा किस तरह से जो है ये 104 को 112 में बदल पाती है। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं
देखिए प्रश्न नंबर 4 है कि दूरसंचार विभाग डॉट ने किस प्रकार के नए सिम का प्रयोग करने की जो है दिशा निर्देश की जो है मंजूरी प्रदान किया है। तो यानी कि दोस्तों देखिए दूरसंचार विभाग डॉट ने जो एक ऐसा सिम जो है लॉन्च करने का दिशा निर्देश दिया है जो कि एक्चुअल में होगा ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल सिम है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि जो कंपनी है उस कंपनी को हम चेंज कर लें, ठीक है। तो अगर कंपनी को चेंज करना है तो मात्र जो सिम आपके पास लगा वो सिम लगा ही रहेगा। सिर्फ एक आपको जो है ई सिम जो है जिसका फुल फॉर्म है एम्बेडेड सिम, ठीक है। तो ई से एम्बेडेड हो जाएगा, सिम तो सिम होता ही है। तो यही जो है इसका ही जो है कुछ नंबर रहेगा और उसी नंबर को जो है आपके मोबाइल में जो मोबाइल से जो है एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके कारण जो है कि आपको जो नया किसी भी मान लीजिए कि आप अभी एयरटेल में हैं और आपको जाना है वोडाफोन में। तो मान लीजिए वोडाफोन में अगर जाना है तो जाहिर सी बात है कि जब कंपनी चेंज करेंगे तो टोटल जितने भी सारे सर्विसेज हैं वो एयरटेल से या वोडाफोन देगी, तो वोडाफोन का सिम लेना पड़ेगा, ब्लैंक सिम लेना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, जो सिम जो है आपका एयरटेल का ही रह जाएगा। अब सिर्फ जो ई सिम से रिलेटेड जो आगे की जो प्रोसेस होगी वो सिर्फ पूरा कर दिया जाएगा। टोटल जो है कंपनी जो बदल जाएगी, ठीक है, जैसे कि आपका एमएनपी में होता है तो सिम अब बदलने की जरूरत नहीं है। अब देखिए दूरसंचार विभाग डॉट ने जो है यानी एक व्यक्ति को जो है अधिकतम 18 सिम की यूज करने का जो है इजाज़त भी दिया है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ई सिम के बारे में, तो ई सिम जान लीजिए, आने वाले समय में आपको ई सिम का जो है सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों कि 15 मई को, ठीक है, 15 मई 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है, ठीक है, और उसके बाद किन्हें जो है नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो दोस्तों बहुत समय बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है फेरबदल हुआ है, जिसमें जो है खासकर पीयूष गोयल, ठीक है, उसके बाद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और MS अहलूवालिया को जो है खास रूप से जो है कुछ पद मिले हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि देखिए वित्त मंत्री अरुण जेटली है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, जिसके वजह से जो है रेल मंत्री जो पीयूष गोयल है उनको जो है प्रभार दे दिया गया, वित्त मंत्रालय का जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया और कुछ दिन के लिए जो है छुट्टी पे चले गए अरुण जेटली। तो अतिरिक्त प्रभार है पीयूष गोयल के पास। पहला तो ये फेरबदल है। दूसरा देखिए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये पहले था स्मृति ईरानी के पास, जिनके पास अब सिर्फ कपड़ा मंत्रालय ही है। अब देखिए यहाँ केंद्रीय मंत्री जो है MS अहलूवालिया हैं, इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो इन तीन जो है खासकर है जो इनके बारे में आप जान लीजिए और नोट कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में जो है पूछे जा सकते हैं इस तरह से। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों कि राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी प्रदान किया, जिसके तहत जो है फ्यूल आयात यानी कि फ्यूल इंपोर्ट पर जो है 10% जो है घटाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि आने वाले समय में जो है राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 के तहत जो है फ्यूल इंपोर्ट जो है 10% जो है घटाने का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों जितने भी फ्यूल्स है तो ज़्यादातर यानी अधिकांश ही जो है आयात की जाती है, तो 10% जो है कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और देखिए इस नीति को जो है राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति को जो है 16 मई 2018 को जो है मंजूरी प्रदान किया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो प्रश्न नंबर देखिए 7 है कि 16 मई 2018 को, ठीक है, झारखंड के किस शहर में, तो झारखंड के जो है किस शहर में एम्स, ठीक है, एम्स का जो है निर्माण के लिए 1107 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की मंजूरी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया है, ठीक है। तो ये शहर कौन है झारखंड का, तो देखिए झारखंड का ये देवघर शहर है, और देवघर जो जहाँ बाबा भोलेनाथ का जो है ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है और बहुत फेमस है, बाबा की नगरी के नाम से जाना जाता है देवघर। तो दोस्तों जिससे ये देवघर में एम्स बनने से जो है बिहार से सटे हुए जो जिले हैं उन लोगों को भी फायदा होगा। तो बहुत इस दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि देवघर बिहार से सटा हुआ एरिया है, ठीक है। तो दोस्तों
सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, यानी कि वहाँ पढ़ाई भी की जाएगी देवघर में, और एम्स तो रहेगा ही। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं सुरेश प्रभु। ठीक है, पहले ये रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अभी इनके पास जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, और इन्होंने जो है राष्ट्रीय संपदा के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो है जिसको मस्कट बोलते हैं, तो मस्कट का शुभारंभ भी किया है। ठीक है, तो देखिए ये आईपी नानी का शुभारंभ किया है इन्होंने राष्ट्रीय संपदा के लिए। तो इनसे जुड़े हुए कुछ खास और महत्वपूर्ण बात को जान लीजिए। तो सुरेश प्रभु ने जो है नई दिल्ली में 16 मई को जो है राष्ट्रीय संपदा अधिकार कानून पर आयोजित सम्मेलन में राष्ट्रीय संपदा के प्रतीक चिन्ह मस्कट जो कि आईपी नानी का शुभारंभ किया है। दोस्तों आईपी नानी तकनीक को समझने और उपयोग करने वाली एक नानी है। ठीक है, जो कि अपने छोटे आदित्य की सहायता से आईपी अपराधों से लड़ने में सरकार तथा एजेंसियों की मदद कर सकती है। इसके अलावा जो है सुरुचिपूर्ण ढंग से जो है लोगों को, विशेषकर बच्चों में बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता फैलाएगा। तो एक्चुअली ये देखिए प्रतीक चिन्ह है, मस्कट है, कार्टून समझिए एक तरह से है। ठीक है, पिक्चर में कार्टून की तरह है, तो ये प्रचार प्रसार में काम आएंगे। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों कि ई नेम। तो देखिए तो दोस्तों ई नेम, ठीक है, ई नेम जिसका अंग्रेजी वर्जन है ई और कैपिटल में नेम है। तो ई नेम क्या है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, और एन से नेशनल, ए से एग्रीकल्चर और एम से मार्केट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यही है। और देखिए यह जो एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। ठीक है, जो कि कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करने के लिए जो है मौजूदा एपीएमसी मंडी का एक प्रकार है। ठीक है, यानी कि एक पोर्टल पे ऐसा मंडी ही है। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो है 14 राज्यों के 585 नियमित मंडियों को जो है ई नेम से जोड़ दिया गया है, जिससे जो है जो कि अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों 16 मई 2018 को 200 अन्य थोक मंडियों को ई नेम में शामिल कर दिया जाने संबंधी जो है कार्य प्रगति में है। तो दोस्तों देखिए इसके माध्यम से जो है पूरे इंडिया का जो मेन थोक मंडी है उसके बारे में क्या भाव चल रहा है, कैसे खरीदारी करना है और कहाँ से करना है, इससे जुड़ी हुई तमाम बातें जो है इसी पोर्टल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने कब यह निर्देश दिया है कि रेल में चढ़ते समय और उतरते समय, ठीक है, दोनों समय दुर्घटना होने पर रेलवे को मुआवजा देना होगा। तो ये देखिए 9 मई 2018 का ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और दोस्तों इससे जुड़ी हुई कुछ खास और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए इसके इतिहास के बारे में, यानी कि क्या है। तो दोस्तों रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 124A के तहत जो है अब तक इस तरह के एक्सीडेंट होने पर, यानी कि लापरवाही या जो नशे में या किसी अपने मतलब आत्महत्या के सोच कर अगर कोई दुर्घटना घटता था तो उस स्थिति में जो है या ऐसा बताकर जो है रेलवे अपना पल्ला झाड़ लेता था और कोई मुआवजा नहीं देता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अब इस तरह के मामले भले ही हो लेकिन आपको मुआवजा देना होगा। ठीक है दोस्तों, मामला जो है 20 अगस्त 2002 का बिहार में करौता से खुसरूपुर की यात्रा के दौरान एक यात्री की ट्रेन से गिरकर जो है मौत हो गई थी। लेकिन जो है रेलवे ट्रिब्यूनल ने कहा था कि जो है ओवर मतलब लटक के वे जा रहे थे, इसलिए जो है हादसा हुआ है तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब केस किया गया था पटना हाई कोर्ट में, तो पटना हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो है 4 लाख का मुआवजा दिया जाए, जिसको जो है रेल मंत्रालय ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जिम्मेवारी रेलवे विभाग का है और उनको मुआवजा देना होगा। तो अब किसी भी तरह का जो तर्क वितर्क दिए जाते थे उन सबको अब यहाँ से जो है समाप्त हो गया है। अब हर स्थिति में, हर परिस्थिति हो या स्थिति हो, चाहे नियत कुछ भी हो, अगर ट्रेन के अंदर कुछ अप्रिय घटना घटती है, चाहे दुर्घटना हो या मृत्यु हो जाने पे, तो उनको जो है रेलवे को जो है मुआवजा देना ही होगा।
दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर सजेस्ट करें। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। अधिक से अधिक लोगों तो शेयर कीजिए और वीडियो को जो है लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।